अगर कोई आर्टिस्ट अभी सोचे कि चलो ठीक है मैं 15 मिनट का पहले खुद से कुछ एक टेस्ट प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा? और सीधा इसी लेवल पे बनाना चाहेगा तो काफी खर्चा हो जाएगा, फिर करोड़ों में जाएगा। 15 मिनट का वीडियो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपने दम पे अपने पैसे लगा के कुछ भी करके मैंने एक पायलट कॉन्सेप्ट बना दिया अपनी स्टोरी का जो मैं पिच करना चाहता हूँ, तो मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ? क्या आपको लगता है मेरे को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए, उससे पहले उससे कहीं और दिखाना चाहिए? यूट्यूब पे डाल दिए तो उसकी नॉवेल्टी खत्म हो गई, या फिर उसका दूसरा मॉडल है, उसका पूरा एक डेमोक्रेटाइज्ड मॉडल रहेगा। वो आप तब तक डालते जाएंगे जब तक उसकी फॉलोइंग ना बने। तो यूट्यूब पे डाला, इंस्टा पे डाला, और मतलब जब तक डालते रहेंगे जब तक लोग बिल्कुल पागल ना हो। तो आपकी इनिशियल फंडिंग्स कहाँ से आई थी? पुराने बिजनेसेस जो हमने बनाए हैं उसमें से हमारे पास सेविंग्स थी, लेकिन वो सेविंग बहुत जल्दी खत्म हो गई। वो एक लोगो से लेकर के एक साउंड बाइट से लेकर के हर चीज का खर्चा है उसमें। आप इम्पैक्ट सोच करके मत बनाओ, आप निडर होकर के प्रेम से अपने कंटेंट और अपने ऑडियंस के लिए बनाओ। बाकी सब कुछ अपने आप जनरेट होगा। मैं ये मतलब मैं जो भी बनाना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को दिखाता रहूँ, प्रोड्यूसर अपने आप आ जाएगा। यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके, सो पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि आपका जो प्रोजेक्ट था लाइक बिल्कुल ही सुपर धमाका कर दिया इसने, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि खास करके मेरे को इंडिया में जब भी मैं ऐसे कंटेंट देखता था मुझे लगता नहीं था कि एनिमेशन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो सकता है। तो आपने वो बहुत क्रेजी कर दिया बिल्कुल ही। चलो अच्छा है, मतलब बाकी के जितने भी एनिमेटर्स हैं या एनिमेशन डायरेक्टर्स हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा सा और बढ़ करके सोचेंगे। दैट्स अ गुड थिंग। एक्चुअली हम इसी लाइन में लगे हुए हैं, और मैंने आपसे इसलिए भी बात करना चाहता था क्योंकि मैं भी सेम ही जर्नी पे चल रहा हूँ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, मैं भी अपना ही खुद का एक फिल्म प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, उसी में लगा हूँ। तो आपकी गाइडेंस मेरे को और मेरी ऑडियंस को जो मेरे से इंस्पायर्ड होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। सबसे पहले ना मैं मेरी ऑडियंस आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहेगी। जितने वैसे मैंने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपके बारे में को अच्छा खासा काफ़ी कुछ पता है, लोगों को भी काफ़ी पता है, लेकिन आपके बारे में थोड़ी सी और डिटेल मिल सके, क्योंकि जो जनता होती है वो ना रिलेट करना चाहती है कि ये जो सामने वाला बंदा है और मेरा, हम दोनों का जब गोल एक ही है और इसने ये चीज़ अचीव कर रखी है, तो इसकी और मेरी स्टार्टिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सो पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? लाइक आपने कॉलेज वगैरह कहाँ से किया था, किस एज में किया था, किस ईयर में, ये सब? यार वैसे तो मैं एजुकेशन मेरा कुछ दिल्ली से है एजुकेशन, और कुछ मेरा बाहर से मस्कट में। मतलब बचपन में मेरे फादर बेसिकली मस्कट में थे, तो कुछ एजुकेशन वहां से, कुछ मेरा एजुकेशन दिल्ली में पीतलपुरा सचदेवा पब्लिक स्कूल। और उसके बाद जो मेरा कॉलेज है वो मेरा ग्रेजुएशन बिजनेस बीबीए में है, एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से। और ये 2003 में हमारा 2003-4 में हमारा कॉलेज बेसिकली खत्म हुआ था। तो बेसिकली आई एम अ 90s 80s 90s किड, और मैं बचपन से, लेकिन आई बीन इनटू लॉट ऑफ आर्ट्स। मैं बहुत ही ज्यादा ड्राइंग, कॉमिक्स, वीडियो गेम्स, इंटरनेशनल फिल्म्स, उस पे बहुत बहुत ज्यादा मैंने वो कंज्यूम किया है बचपन से। ओके, क्या एक्चुअली बचपन में मैं भी यही था, आर्ट्स फील्ड से ही था, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो मैटर नहीं करता। हाँ, देखो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये वैसे भी एक ऐसी फील्ड है, और आपके माध्यम से मैं भी आप सबको बताना चाहूंगा कि इस फील्ड में एक्चुअली में ना आपकी डिग्री मैटर ही नहीं करती है। इनफैक्ट हमारे स्टूडियो में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी हमने डिग्री वगैरह बिना डिग्रियों के हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने खुद ढूंढा, उनका आर्ट स्टेशन, फेसबुक, और वहां से कहीं से भी जब मेरे को किसी का आर्ट अच्छा लगता था, दिस इज अर्ली स्टेजेस ऑफ महाअवतार नरसिम्हा, तब मैंने उनको उसी स्टेज में जब उनका काम देखा, उनको मैंने खुद ही ले लिया। इट डिड नॉट मैटर टू मी कि उनके पास डिग्री है नहीं है, इंजीनियरिंग है या नहीं है, इट इज इररिलेवेंट, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है ना। सो इसमें डिग्री इज नॉट द क्राइटेरिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब आप समझिए, किसी ने अगर टोरंटो से कोई एनिमेशन का कोर्स किया है या फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है,
और किसी ने झुमरी तलैया से किया है, लेकिन झुमरी तलैया की आपको आउटपुट अच्छा लग रहा है, तो आप किसको लेंगे? आप उसी को लेंगे ना। हाँ, सो ये इट्स नॉट द मैटर ऑफ डिग्री और आपने कहाँ से किया है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये मैं अपनी ऑडियंस को सिखाता हूँ, क्योंकि पर्सनली मेरा आर्ट से मैंने कोई कॉलेज या ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मैंने वीएफएक्स और सीजीआई पूरा यूट्यूब से सीख के Yes, कंटेंट डालना मैंने चालू किया। फिल्म मेकिंग भी मैंने खुद ही सीखी है। मैंने किसी हम्म। से कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग कोर्स नहीं किया है। खुद ही ऑब्जर्व कर उसको एम्यूलेट करके, खुद ही कैमरा उठा के, खुद ही 3D में, आई एम अ 3D आर्टिस्ट आल्सो, हम्म। उसी को 3D में रेप्लिकेट करके, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है एक्चुअली। ओके ओके। सो आपका जो करियर, लाइक 2003 में आपने कॉलेज कंप्लीट कर दिया था अपना, तो आपका करियर फिर आपने जॉब किस साल से स्टार्ट किया और किस फील्ड में करी थी? 2003 के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। ओके। क्योंकि फिर मैंने एनिमेशन का 1-1.5 साल का कोर्स किया था, हम्म 2003 टू 2004। ये मैंने एनिमेशन का कोर्स किया था अंधेरी से, मैक से। तब बहुत ही नेसेंट, मतलब एनिमेशन का इतना कुछ वो बोलबाला नहीं था भारत में। हम्म तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भैया एनिमेशन में कुछ हो सकता है या इस फील्ड में कुछ ऐसा है। बॉम्बे में आते आते मैं सोचता था यार एक दिन मैं एनिमेशन मूवी बनाऊंगा। मेरे को याद है जब बॉम्बे से मैं ट्रेन में आया था, सामान लेकर के, बहुत सामान था मेरा। हम्म। तो दिमाग में था यार, मतलब एक तो एक फिल्म बनाएंगे एक बार एनिमेशन की। ऐसे माइंड में, यू गो थ्रू दोस थिंग्स। जब कोई नई चीज़ सीखते हैं तो फिर उसे अप्लाई करने के लिए मन तो करता है कि हाँ हाँ, ऐसे। और आई रिमेम्बर, मतलब क्योंकि बीबीए के बाद, बीबीए में से तो मैंने बिजनेस पढ़ा और वो सारी चीजें करी। आई लव बिजनेस, आई लव एंटरप्रेन्योरशिप, वो एक मेरा दूसरा साइड है। हम्म आई लव बिजनेस, आई लव क्रिएटिंग बिजनेसेस, बट एट द सेम टाइम आई वाज ऑलवेज अ क्रिएटिव इंडिविजुअल। ओके। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे को आगे जाके बहुत काम आया, क्योंकि अधिकांश जो आर्टिस्ट हैं वो बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स नहीं सोचते, और जितने बिजनेस साइड ऑफ लोग होते हैं वो क्रिएटिव साइड ऑफ थिंग्स नहीं सोच पाते। तो ये ऊपर वाले की बहुत कृपा रही कि मैं दोनों चीजों में कहीं ना कहीं मेरे को एक्साइट करती है दोनों चीजें। लाइक ये चीज़ मैं आपकी 100% एग्री करता हूँ कि बीइंग अ वीएफएक्स सीजीआई क्रिएटर, ऐसे और भी हैं फील्ड में, लेकिन मैंने इसको एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव की तरह काफ़ी अच्छा ग्रो कर दिया कि मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ अभी भी। और इवन जो मैं आगे करने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे पास थोड़ी बहुत एटलीस्ट रिस्क लेने की फंडिंग तक है कि मैं एटलीस्ट रिस्क तो ले सकता हूँ। लेकिन मैंने जो और अदर क्रिएटर्स देखे हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस साइड नहीं, उसमें समझ नहीं पाते कि इसको बिजनेस की तरह कैसे ट्रीट करें और आगे मतलब फाइनेंस अपने स्ट्रॉन्ग करें। करेक्ट, बिकॉज देखिए ये फील्ड जो है ये बहुत ही पैशनेट फील्ड है। हम्म। पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा, एंड एवरीबडी कैन नॉट वर्क फॉर पैशन फॉर फ्री। यस। अब कब तक पैशन के लिए काम करते रहेंगे? एटलीस्ट अल्टीमेटली पेट भी पालना है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट वहां पे आके टूट जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वहां पर आकर के फिर वो अपनी क्रिएशन को छोड़ करके, या जो जिन जिन रीजन से वो बीएफएक्स फील्ड में आए होते हैं या एनिमेशन में आए होते हैं, उसको छोड़ करके जॉब वगैरह में फिर वो दूसरों के लिए जब वो क्रिएट करते हैं, तो धीरे धीरे वो भूल जाते हैं कि वो किस वजह से आए थे, उनको किन चीजों ने प्रभावित किया था। क्योंकि हम जितने भी लोग इस एनिमेशन वीएफएक्स की इंडस्ट्री में हैं, somewhere we are all basically directors and actors ourselves. यस यस। हम बेसिकली अल्टीमेटली हम वही तो अपने माइंड में प्ले कर रहे हैं। तो वो भूल जाते हैं लोग, तो ये अधिकांश लोग। लेकिन जो लोगों को क्रिएटिविटी या अपना आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो आई फील कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते हैं। बिकॉज उनके लिए वो बहुत मैटर है, कि मतलब फाइनल आउटपुट निकलना चाहिए यार, उसके लिए बहुत मैटर करता है। तो वो लाइफ सिखा देती है थिंक चीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी बातों से मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल रहा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रगलफुल रहा, बिकॉज मेरे जो फादर हैं डॉक्टर दीप कुमार बलूजा, वो डॉक्टर हैं और एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके उस पोजीशन पे आए हैं। तो बेसिकली मेरे को इसका कभी ये नहीं रहा कि भैया खाने को नहीं है, इस तरह का स्ट्रगल नहीं रहा। बट इस चीज ने मेरे को बहुत मोटिवेट ये करा कि मेरे फादर ने कभी या मदर ने मुझे कभी रोका नहीं एक्सपेरिमेंट करके कुछ करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा बोल था मेरे लाइफ में, रहा है, कि उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप बस अपना फुल 100% देके करो, और अगर
चपरासी भी बनो तो अव्वल नंबर की चपरासी बनना, यू नो, दैट इज समथिंग दैट वाज वेरी गुड टू मी। मतलब एक तो ये कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे अगर मैं चपरासी बन रहा अ, हूँ। ये बात तो दूसरा दूसरा जो भी करना वो अव्वल अव्वल नंबर पे उसको लेकर के जाना। तो एज अ किड आई वाज इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, आई वाज इनटू थिएटर, आई वाज इनटू आर्ट्स। मैं एक ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारा मैं म्यूजिशियन रह चुका हूँ, रॉक बैंड्स में रह चुका हूँ, खुद म्यूजिक में बहुत मैं डीप था। बचपन से मैं आर्ट मतलब तो कर ही रहा था, ड्राइंग, पेंटिंग्स, राइटिंग, ओरल रेसिटेशन, थिएटर, ड्रामा एंड कोरियोग्राफी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था मैं अपने लाइफ में। तो ये मेरे को बहुत एक्साइट करती थी, तो दीज केम वेरी नेचुरली टू मी। लाइक सेम मेरा भी यही केस है कि मेरे को भी पेरेंट्स ने अच्छी खासी फ्रीडम दे रखी थी कि मैं अपना चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जी, उनका भी वही रहता था, डर तो हर हर पेरेंट्स के रहता है कि ये कहीं ऐसा कुछ ना कर दे कि गिर ही जाए बिल्कुल। तो देखो गिरोगे तो पक्का, हम्म, ऐसा नहीं होगा कि नहीं गिरोगे। वो और पेरेंट्स के अंदर कंसर्न सा रहता है। हाँ, और वो नेचुरल है ना, हर हाँ। पेरेंट को कंसर्न रहेगा यार, मेरा बच्चा गिर रहा है तो हर माँ को दर्द होगा सीने में, हर पिताजी सोचेगा यार ये इसका करियर इतना रिस्क ले रहा है। सो ऑब्वियसली तो मेरे मेरे घर में भी वो बात विवाद, वो बातें होती थी। वो हम्म। सोचते थे कि भैया इतना कुछ है, इतना कुछ दाव पे लगा रहे हैं। मी एंड शिल्पा, माय वाइफ, हु इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स, तो उनको दिखता था कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, और वो कंसर्न भी रहते थे। हम्म। बट वो एक कीड़ा होता है बस। अच्छा, आपने बोला आपकी वाइफ प्रोड्यूसर थी इस प्रोजेक्ट की, तो क्या उनने और भी प्रीवियसली काफ़ी कुछ प्रोड्यूस कर रखा था? जी नहीं, जी नहीं। मेरी वाइफ इज आल्सो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, लाइक आई एम अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर यस, यस। एंड थिंग। तो शी लर्न ऑन द जॉब, आई लर्न ऑन द जॉब। हम दोनों ने खुद से ही सीखा, बट हमने बिजनेस पहले बिल्ड करे। हम एक दूसरे को बहुत डीपली जानते हैं, एक हम्म। दूसरे को के वर्किंग स्टाइल को समझते हैं, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी बहुत खूब जानते थे। वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स बिफोर वी गॉट मैरिड। हमारे वो एमिटी अपना कॉलेज से ही वी वर गुड फ्रेंड्स। उसके बाद हमारी मदर्स बिकेम गुड फ्रेंड्स, और हम एक ही स्पिरिचुअल इमेज से हैं दोनों। तो फिर इट वाज वेरी नेचुरल कि जब हमारी शादी हुई और हम एक दूसरे को जानते ही थे, तो वी बहुत नेचुरली सारी चीजें फ्लो आउट होती गई। बट शी इज बीन अ प्रोड्यूसर जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कर्ट और बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट देख करके चलती हैं। ये प्रोड्यूसर की बहुत खासियत इंपॉर्टेंट है। हम्म। प्रोड्यूसर इज लाइक अ फादर टू ए प्रोजेक्ट, डायरेक्टर इज लाइक अ मदर टू अ प्रोजेक्ट। यस। तो मदर मदर नर्चर करता है, फादर प्रोटेक्ट करता है एंड प्रोवाइड करता है। तो दैट इज बेसिकली बीन आवर रोल्स। तो दैट्स व्हाई आई थिंक वो भगवान की देन है, वो ऊपर वाले ने ही, मतलब नरसिंह भगवान ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो सारी चीजें स्थगित करी हुई थी, कि ऐसी ही चीजें बढ़ती चली गई एंड ऐसे नेचुरली इट बिकेम लाइक दिस। आपको ऐसा लगता है जब आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ये आपने बताया था जी, कोविड से पहले ये स्टार्ट हुआ था? हाँ जी, कोविड से जस्ट पहले हमने बेसिकली R&D और ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी थी, सो दैट यू नो, मतलब बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ R&D दिस काइंड ऑफ स्टफ। इस प्रकार से पहले हम्म। कुछ बना ही नहीं था। तो वर्क फ्लोज, पाइपलाइंस, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, स्टोरी, उसका स्ट्रक्चर, बिकॉज स्टोरी और स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें भी पता था कि हमारा एक बजट है और वहीं तक ही हम जा पाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर स्टोरी रेजोनेट करती है तो बाकी सारी चीजें रेजोनेट करेंगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे। ये चीज़ ना, मैं पता है इससे ना एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मैं अपने ऑडियंस को ये चीज़ प्रमोट करता हूँ कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो ना और आप कुछ हम्म, बड़ा बनाना चाहते हो, तो हम्म। परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागना, क्योंकि आप फिर कभी नहीं बना पाओगे। नहीं, वो कभी नहीं आएगा। इट्स नेवर गोइंग टू बी परफेक्ट इनफ। आज की डेट में भी इस फिल्म में, ऑल्दो इतना लोगों ने सराहा है, इट इज नॉट परफेक्ट, इट्स नॉट अ परफेक्ट फिल्म। इट्स नॉट अ परफेक्ट फिल्म बिकॉज इफ यू आस्क मी कि मतलब क्या मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा? अगर मुझे फिर से मौका मिले, मैं फिर से बनाऊंगा ये फिल्म। वही चीज़ हो गई ना कि जो आपको पहले दिक्कतें आई थी, जैसे कि अगर बजट और एक्स्ट्रा लगा दे तो क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती, तो आप वो उसको Yes. और करते। लेकिन वो वाली बात है ना, ये परफेक्शन का कीड़ा है, वो क्रिएटर आर्टिस्ट के अंदर रहता है। करेक्ट, बट आफ्टर वन पॉइंट यू हैव टू लेट गो। यस। एक पॉइंट के बाद आपको आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और वहां पे भला हो प्रोड्यूसर का, वो ही छुड़वाता है। है ना? डेडलाइन वगैरह, वो सारे फैक्टर्स पे, वरना क्योंकि अनंत है। आप हम्म। किसी को अनंत समय तक उसको बेटर कर सकते हैं। एक तो होता है ना, जब आप कुछ बनाते हो तो आपके अंदर रहता है ये मेरा बनाया हुआ है, तो बिल्कुल दुनिया की सबसे बढ़िया चीज़ होनी चाहिए।
तो इसी में लगे रहते हैं लोग फिर। हाँ, नॉट जस्ट दैट, मेरे माइंड में ऐसा था, और मैं अपने आर्टिस्ट से भी जब बात करता तो उनको एक ही चीज समझाता था कि भाई लोगों, ये एक बार तीर निकल गया स्टूडियो से तो भी वापस नहीं आने वाला। वी ओनली हैव वन चांस। और मेरे जितने भी आर्टिस्ट हैं टीम में, मैं उनको एज अ वॉरियर ट्रीट करता हूँ, और मैं बोलता हूँ यू गाइस आर वॉरियर्स, यू हैव टू थिंक, हैव अ वॉरियर मेंटालिटी, यू आर जस्ट नॉट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो मतलब, और टेक्नीशियन तो बिल्कुल नहीं हो आप। लोगों को लगता है कि टेक्नीशियंस तो, आई रिफ्रेन, दे आर नॉट टेक्नीशियंस, दे आर आर्टिस्ट, एंड दे आर, फॉर मी दे आर वॉरियर्स। तो मैं उनको कहता है हैव अ वॉरियर मेंटालिटी। और एक एक ये जो बैटल है ना, इसको हमको बड़ा समझ करके, लड़ करके, अपनी स्ट्रेंथ से लेकर के जाना पड़ता है। तो और उसके लिए हमारे को खुद भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होना बहुत आवश्यक है, मुझे लगता है। वरना हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं, है ना? हमको दिख रहा है कि भैया हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा फुट स्लाइड है, यहाँ पे लिपसिंक ऑफ है, तब तक उसको ठीक करते रहो। तो अगर आपने वो 80% टाइम वो 20% प्रॉब्लम पे लगा दिया, तो आपकी 80% प्रॉब्लम छूट जाएगी सारी। क्या बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। हाँ, तो वो बहुत मैटर करता है कि आप अपने रिसोर्सेज, स्पेशली जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? अब नेक्स्ट फिल्म में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट चैलेंज, बट इस फिल्म में इट वाज अ चैलेंज ऑफ रिसोर्सेज कि अपने पास रिसोर्स ही इतने हैं, उसमें आप बेस्ट कैसे निकाल सकते हो। तो उसमें एलोकेशन बहुत क्रिटिकल पड़ जाता है। मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि इंडियन ऑडियंस ना कुछ ऐसी है कि वो भी परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागते। वो उस छोटी अमाउंट ऑफ लोग हैं जिनको परफेक्शनिज्म पसंद है, बहुत लविंग ऑडियंस है। उन्हें बस ये चाहिए कि आपका जो विजन है ना, मुझे फील होना चाहिए। Yes, 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 yes. The Indian audience is the most loving audience. यस, Is the most loving audience. And और इससे अच्छी ऑडियंस मिल ही नहीं सकती किसी क्रिएटर को, मुझे लगता है। और बिकॉज दे ओनली वांट टू, लाइक यू पॉइंटेड आउट, कि उनको बस फील हो जाए, प्रेम हो जाए। हाँ, and that's about it, because it's all about the feeling and emotions, no? Because आप जब कुछ एक फिल्म देख रहे हैं, it is a suspension of belief. It is a suspension of belief. आप it's a get away from reality. एक hypnosis है अपने तरीके से, क्योंकि reality में already इतना दुख दर्द है, उसको छोड़ करके फिल्म देखने बैठो ना आप। अगर वो दुख दर्द भी वो फिल्म दूर नहीं कर रही। पता है, जब मैंने आपकी फिल्म देखी थी ना, और इसमें जैसे प्रहलाद जो हैं वो काफ़ी क्लिंगी हैं वैसे देखा जाए तो, और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों को ना क्लिंगी लोग पसंद नहीं है। लेकिन आपने जिस तरीके से प्रहलाद को दिखाया है, एक पॉइंट था जब वो विष्णु जी को बोल रहा था ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो रो रहा होता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि यार मुझे तक फील करा दिया इनने, ऐसा स्क्रीन प्ले डिजाइन किया पूरा। Yes, because actually if you look at the journey of a character, तो एक ना एक एक्टिव हीरो होता है और एक पैसिव हीरो होता है। तो प्रहलाद महाराज इज वेरी पैसिव हीरो, ही इज नॉट एन एक्टिव हीरो। वो जाकर के कोई इतना बड़ा विद्रोह नहीं कर रहे हैं, वो जाकर के वो खुद आगे जाके लड़ नहीं रहे हैं, वो अपनी फिलॉसफी दे रहे हैं। एंड एक महीने में सोचा जाए तो ये काफी बोरिंग हो जाएगा, बट वो कैरेक्टर का बिल्डिंग आर्क ऐसा है कि द थिंग्स दैट ही इज गोइंग थ्रू, और अल्टीमेटली जब वो क्लाइमैक्स से पहले जो ये सारी चीजें बदल रही होती हैं, तो फिर वो हार्ट में बहुत हिट करती है। तो वो सेटअप, रिवॉर्ड से पहले जो सेटअप है वो बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है, कि उनके साथ गुरुकुल में क्या व्यवहार हो रहा है, वो फिर भी अपने बात पे डटे हुए, और चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। और गुरुकुल में जैसे चैलेंजेस बढ़े, उसी प्रकार से फिर जब अपने पिताजी के पास जा रहे हैं, हिरण्यकश्यप के पास जा रहे हैं, वहां और बढ़ते जा रहे हैं, फिजिकल होते जा रहे हैं। वो ऑल दिस हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। और फिर जब वो टूटते हैं वहां पे सागर किनारे, तो फिर देन दैट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ फीलिंग। वही चीज। और एक और भी आपकी मूवी में मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा कि आपका जो विजुअल स्टाइल है, कुछ ऐसे ऐसे सीन्स थे जो मैं ये सोचा था कि ये सोचा भी कैसे होगा, आप ऐसा इमेजिन भी कैसे कर सकते हो। मैंने पहली बार एक इंटर गैलेक्टिक चीज को ऐसे सुंदर तरीके से सजाते हुए देखा है, जब वो फाइट हो रही है वारा अवतार के साथ हो रही है, इतने बढ़िया बढ़िया शॉट्स। मैं कह रहा ऐसा किसी ने इमेजिन कैसे, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए ना रेफरेंस चाहिए होता है कुछ इमेजिन करने के लिए, ये कहाँ से ढूंढा होगा किसी ने? ये बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली, ये जो स्पेशली वरादेव की। और एक्चुअली मैं और हम जैसे रेफरेंस के लिए अधिकांश
बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ देखते हैं, हम्म। है ना? या फिर हम एनिमे की तरफ देखते हैं, यही, क्योंकि यही रेफरेंसेस हैं हमारे लिए। मतलब इफ यू वांट टू डू समथिंग दैट स्केल इंटरनेशनल, उसमें भी डुअल हो रहा है किसी दो बीइंग्स के बीच में ऑन 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 इन अ यूनिवर्स। ये बहुत रेयरली कोई इसका रेफरेंस मिला हमें, जैसे कुछ एक डॉक्टर स्ट्रेंज में है, कुछ वन पंच मैन में है, थोड़े थोड़े रेफरेंस आपको मिलते हैं, बट उसमें वो स्केल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बहुत बड़े बड़े बीइंग्स हाँ हैं, हाँ, वही right? वही वो स्केल को इमेजिन करना इज लाइक काफी ज्यादा तो आउटस्टैंडिंग था। हाँ, सो बहुत बड़ा चैलेंज था वो अपने आप में। और फिर वो पूरी फाइट को डिजाइन करना, उस फाइट के बारे में सोचना, उस फाइट में भी सेटअप है, पे ऑफ है। हिरणाक्ष पहले वो मूर्ति को थप्पड़ मारता है, हम्म। भगवान विष्णु के विग्रह को हाथ उठाता है उस पे, और फिर वरादेव भी उसी प्रकार से उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हैं, उसका मुंह तोड़ देते हैं। हालांकि वो भागवतम में ऑलरेडी मेंशन है, इट्स फ्रॉम द रेफरेंस, रेफरेंस में है कि उन्होंने उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा, उसका मुंह टूट गया, आंखें निकल गई, जबड़ा टूट गया, वो सारा है उसमें डिटेल। और उसका सेटअप डालना कि फेस ऑफ लाइफ, तो वो उसमें मजा आता है बनाने में। ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी वो, जो मैंने सीन देखे थे लाइक सारे ड्रीमिंग। लोग से पॉइंट ऑफ व्यू, बड़े मल्टीपल लोग, आज तक पता नहीं फिल्मों में क्यों नहीं दिखाए। हमारे जितने भी 14 लोग हैं, 14 लोग से पॉइंट ऑफ व्यू, लोग बेसिकली इंटरगैलेक्टिक फाइट हो रही है, तो प्लैनेट्स फट रहे हैं, तो मतलब फिर वो मतलब मायने रखता है ना यार, इतने बड़े, मुझे मतलब मुझे हो रहा है लग कि planet फट गए। वही चीज़ है, कोई ऐसा अभी तक इमेजिन नहीं कर पाया था जो आपने इमेजिन करके विजुलाइज करा दिया, हमें दिखा दिया, नहीं तो नहीं देखने को मिल रहा था ऐसा कुछ। जब हमने वो सुना था कि ठीक है इंटरगैलेक्टिक में ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तो ये भी नहीं याद था कि मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था कि हमारी धरती को किसी समुद्र में फेंक दिया था। मैं कहता था कैसे, लेकिन जब वो आपने विजुअली दिखाया मैंने कहा ओ ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट। सो इसका इसका सबसे बड़ा आई थिंक क्रेडिट जाता है वेद व्यास जी को, हम्म। जिन्होंने हमारे जितने भी ये ग्रंथ और वेद पुराण जितने प्यारो, इतने जबरदस्त स्क्रीन प्ले में लिखे हैं, यू विल बी शॉक्ड इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट प्रॉपर्ली। और वेरी अमेजिंगली हमने अपने क्रेडिट्स, अगर एंड क्रेडिट्स में उनको क्रेडिट भी दे रखा है, लोगों को पता नहीं अच्छा। है। हमने वेद व्यास जी को क्रेडिट दे रखा है फिल्म। एंड सो या व्हाई, बिकॉज आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक स्क्रीन प्ले। मतलब क्या, मतलब मजेदार, व्हेन आई रीड इट, तो व्हेन यू रीड इट, फिर जब मैं उसमें मेडिटेट करता था, तो जब मैंने इसको इमेजिन इट, मैं कहा यार, मतलब इसको छोटा बनाना ही पाप होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप इतना कुछ बड़ा पढ़ लेते हैं ना, उसका साइकिकली उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, तो उसका जितना छोटा उसको बनाते जाओगे, यू आर डूइंग इट डिससर्विस टू इट। फिर आपको लगता है यार ये मतलब फिर वो खत्म ही हो गया। तो अब फिर चैलेंजिंग आता है कि इसको इतना बड़ा कैसे दिखाएं। देन यू हैव टू स्टडी कि भैया आप गॉडजिला को पढ़ते हो कि इतना लार्ज स्केल कैसे दिखा रहे हैं, किंग कॉन्ग को पढ़ते हो, या फिर वो पैसिफिक रिम, ऐसे ऐसे फिल्मों को पढ़ते हो कि इतना लार्ज स्केल कैमरा मूव कैसे हो रहा है। ये मतलब स्केल का जो सबसे डिफिकल्ट, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट वी हैड टू गो थ्रू, आई फेल्ट, इज गेटिंग द स्केल करेक्ट। स्केल का फील वो बहुत बहुत स्पेसिफिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका स्केल का, जब वो जो हमारे विष्णु जी होते हैं उसको अपने हाथ में रख देते हैं, दिखा देते हैं कि मैं तुझसे कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। या वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल था उसको वैसा पुल ऑफ करना। इसमें मल्टीपल स्केल्स है। पहले तो हिरण्यकश्यप भी खुद इतना बड़ा हो गया, हाँ, पहले उसका स्केल सेट करना, और फिर वो इंटरगैलेक्टिक स्केल भगवान विष्णु का सेट करना, और और वो वो जिस तरीके से उसे देख रहे होते हैं कि हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है। हाँ वो बहुत बढ़िया था। वो एक्सप्रेशन उनका, उसमें बहुत टाइम लगा, उसमें कई बार बहुत ट्वीकिंग हुई सिर्फ उस एक्सप्रेशन पे। वो पुल ऑफ कर दिया, वो लग रहा है, फील हो रहा है कि विष्णु जी बिल्कुल हम्बल से हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ठीक है हो जाए बस। या तो आपने ये आपका अपना खुद का स्टूडियो है, क्लीन स्टूडियो, ये आपने स्टार्ट कब किया था स्टूडियो? 2017-18 में ही स्टार्ट किया था इसको। ओके, 18 में आपने स्टार्ट किया था। इससे पहले आप शायद एडवर्टाइजिंग वगैरह में काम करते थे। हम बहुत सारी चीजें कर रहे थे उससे पहले, लेकिन एक्चुअली इसका आइडिया, क्लीन का आइडिया बहुत पहले मेरे माइंड में आ चुका था। उसका नाम भी पहले आ गया था। वो भगवान की बहुत कृपा है, राधा रानी की बहुत कृपा है कि ये नाम ये नाम जो मेरे पास आया था क्लीन, उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी कभी और बताऊंगा आप लोगों को। तो आई थिंक पॉडकास्ट में मैं बता भी चुका हूँ, जी। बट द पॉइंट इज दैट इट हैपेंड
क्लीम का मतलब बेसिकली इट्स अ काम बीज, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। ओके, उसमें इट इट हेल्प्स टू मैनिफेस्ट। ओके, जो आप चिंतन करते हैं वो मैनिफेस्ट करता है। तो ये जो बीज है, दिस इज अ रूट। ये रूट ऐसे है कि एक तो हमारी काली माँ के भी उसमें चंडी मंत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, और श्री राधा कृष्ण मंत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट बीज मंत्र कहते हैं, सीड मंत्र कहते हैं इसको। ओके, तो ये मेरे सामने प्रकट हुआ था, ये एक तरह से somehow by universe I felt that basically। और तब मैंने सोचा था कि जब मेरा स्टूडियो कभी होगा तब उसका नाम मैं क्लीम रखूंगा। तो फिर जब बना तो मैंने नाम इसका बेसिकली क्लीम रखा। ओके। सो महाअवतार से पहले 1 साल पहले ही आपने ये स्टूडियो बना लिया था? हाँ, बिकॉज आई न्यू कि भैया अब स्टूडियो तो बनाना ही है, एंड फिल्म में मेरे को बनानी ही है। महाअवतार का के साथ साथ पैरेलली मैं एक दूसरी फिल्म भी लिख रहा था, ओके, जो मैंने कंप्लीट कर दी थी। एंड द ओनली पॉइंट वाज कि हाउ डू आई बेसिकली गेट मेक दिस हैपन। क्योंकि मैं ब्लेंडर पे बहुत सारी रिसर्च कर रहा था उस टाइम पे। 2017 का ब्लेंडर आप सोचिए, तो मतलब आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या इंटरफेस था उसका। और वो मेरे को जंप इसलिए करना पड़ गया था क्योंकि पहले मैं 3D मैक्स माया पे मैक्स पे ज्यादा काम करता था, लेकिन फिर मैं एप्पल प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो गया था। तो ये मैक्स वगैरह उसमें नहीं थे, मेरे आई मैक वगैरह में थे नहीं। तो आई हैड टू शिफ्ट टू न्यू सॉफ्टवेयर। तो उस टाइम पे ब्लेंडर की काफी बातें सुन रहा था मैं। और फिर 2019 तक में जब हमने शुरू किया, जब R&D वगैरह के लिए मैंने आर्टिस्ट हायर करे, तो ब्लेंडर के लिए कोई आर्टिस्ट ही नहीं मिलता था। हाँ, तो ये अभी आर्टिस्टों अभी को फेमस हुआ है। तो करके हाँ, और ढूंढ करके ला करके मैंने खुद ब्लेंडर सिखाया पहले, हम्म, और उनको समझाया कि इस पे ही जाना क्यों है, क्यों ये फ्यूचर है, क्यों इसमें देखना आगे जाके लोग बहुत फिल्में बनाया करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ये। पता नहीं ऊपर वाले की देन है वो कि भैया राइट टाइम पे हमने अच्छा टूर पकड़ ली। बस ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। सो लाइक आपका जो स्टूडियो है वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे कमिटेडली काम कर रहा था, या फिर आप साइड बाय साइड कुछ और भी प्रोजेक्ट्स करते थे? नहीं, हमने साइड बाय साइड कुछ और नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कमिटेडली 4.5 साल फिर यही किया। ठीक। और जो आपके, हाँ, ये क्वेश्चन लाइक काफ़ी लोगों का हो सकता है कि जब कोई अपने खुद का कुछ बनाने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पॉसिबल है, लेकिन दुनिया भर का टाइम आपको लग जाएगा जी। और बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। लेकिन जब आप अपनी एक टीम बिल्ड करते हो, तो जैसे कि आपने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया, तो आपकी इनिशियली आपने कितने मेंबर्स हायर किए थे? देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैंने खुद बैठ करके एक वर्चुअल रियलिटी पे एक छोटी सी 2 ढाई 3 मिनट की एक फिल्म बनाई थी। और ब्लेंडर पूरा मैंने पाइपलाइन टेस्ट किया था इसका कि भैया ये कैसे बनता है। और पहले तो मैंने सोचा था इस फिल्म को हम एक वर्चुअल रियलिटी फिल्म बनाएंगे, इनिशियल थॉट ये था। फिर जब हमने लिखना शुरू करा, फिर टेस्ट शुरू करा, फिर शिल्पा का इसमें टेक ये था कि लेट्स मेक अ फिल्म आउट ऑफ दिस। और जब फिल्म बनाई, फिर हमने पहले 25 मिनट हमने प्रोड्यूस करे इसके, सॉरी 15 मिनट प्रोड्यूस करे इसके। और 15 मिनट प्रोड्यूस करने के बाद हमने थिएटर में कुछ लोगों को टेस्ट करके दिखाई तब। और ये करने के लिए मेरे पास कितना है, 8-10 आर्टिस्ट होंगे उस टाइम पे। अच्छा, सो आपने ये मूवी का स्टार्ट करने से पहले कोई एक पिच प्रोडक्ट बनाया था जो कि इट वाज नॉट अ पिच नहीं था। अच्छा, इट वाज जस्ट फॉर अस टू सी, फॉर मी टू आल्सो अंडरस्टैंड कि ये मतलब कहां तक जा सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, क्या लिमिटेशंस है। बिकॉज ये आज तक पहले किया ही नहीं किसी ने। आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे पहचानेंगे, जो काम आपने किया ही नहीं। तो उसको पहले हमको, इट वाज टेस्टिंग द वाटर्स बेसिकली। ओके, तो उसको हमने 15 मिनट का बना करके अपने 5-7 सीन थे, और लास्ट में नरसिंह भगवान का सिर्फ 2, आई थिंक 1 मिनट का एक सीन रहेगा। जो फाइनल फाइट आप जो देखते हैं उसका सिर्फ 1 मिनट के आसपास का कुछ बनाया था। तो फिर आई जस्ट सॉ द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक, एंड हमने लोगों से फीडबैक लिया कि लोगों को कैसा लगा। तो उसमें हमको बहुत फीडबैक मिले, अच्छे बुरे बहुत सारे। बुरे तो बहुत मारे। यही मेरे से आपसे एक नया सवाल है, अभी आप बताइए, मैं आपसे पूछूंगा। और ये फीडबैक सबसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होता है आर्टिस्ट के लिए। अधिकांश आर्टिस्ट यही टूट जाते हैं। और फीडबैक से बेटर कोई दवाई नहीं है अच्छा होने के लिए। तो बहुत कड़वी दवाई होती है, सबसे जरूरी दवाई होती है। ये मेरी मंशा है, मेरा थॉट प्रोसेस इसमें ऐसा है।
तो बहुत फीडबैक वगैरह मिले और वो फीडबैक्स को देख करके, सुन करके, लोगों की अपेक्षा समझ करके हमने प्रोडक्ट को और बेटर करा। बहुत सारे हम उस टाइम पे संत महंतों से भी मिलना शुरू कर दिया मैंने। कहानी भी लिखनी शुरू करवा दी प्रोफेशनली, ताकि हमको अब वो सारा प्रोसेस पैरेलली अब चालू हो गया था सन 2020 से। हम्म। अब जब हायरिंग करी और हमने ये सारा, अभी क्रिएटिव प्रोसेस भी चल रहा है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी चल रही है, क्रिएटिव प्रोसेस भी चल रहा है, डेवलपमेंट भी चल रहा है, एग्जीक्यूशन भी चल रहा है, और ये हमने सारा अपने खुद के खर्चे पे हो रहा है। अच्छा, और वो जब जो ये आपने 15 मिनट का बनाया था और 8 आर्टिस्ट हायर किए थे, वो कितने टाइम में बने थे और कितना आपका खर्चा हो गया था? आज की डेट में बताना मुश्किल है कि खर्चा कितना हो गया था। तकरीबन 8 आर्टिस्ट ने तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स काम किया होगा। ओके। 1 साल तक पकड़ लो मोटा मोटा। द फर्स्ट ईयर इट वाज जस्ट R&D, अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या ओके, सो वो जो आर्टिस्ट थे वो 8-9 महीने काम किया था नहीं। उसको एक बनाने में। साल, 1 साल मान ठीक है, एक लीजिए। साल मतलब प्रॉपर प्रोडक्शन वाला काम था। एनिमेट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हम हैं। एनिमेट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, करेक्ट, वो प्रोडक्शन वाला काम था। मैं स्टोरी बोर्ड था उसका, उसके डायलॉग्स थे कई जगह, एक लुक एंड फील टेस्ट था पूरा, कि लाइटिंग क्या रहेगा, लुक फील क्या रहेगा, फिल्म का लुक फील क्या है, हम्म। बहुत सारे स्केल का टेस्ट था। ये सारी चीजों का टेस्ट था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोल टेस्ट था। सोल टेस्ट होता है मेरे हिसाब से कि कैरेक्टर कितना कनेक्ट कर पा रहा है ऑडियंस से। ओके। तो उसमें उसमें फेल हो गए थे हम। अच्छा, लोगों ने कैसे क्रिटिसाइज किया था? लाइक क्योंकि अब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर जब मैं भी कुछ डालता हूँ ये तो लोग फीडबैक तो देते हैं, लेकिन लोग इतने स्वीट नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, वो इट्स होते वेरी, हैं ब्रूटल। वो हाँ ब्रूटल ही होते हैं, और वो ब्रूटल होते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। देयर इज नो अदर वे अबाउट इट ना। तो फीडबैक आए थे कि भैया ये आईज बड़ी डेड लग रही हैं, ये बाल ऐसा लग रहा है, मतलब ये शैम्पू हो गए हैं ज्यादा, या हिल नहीं रही है, फ्लिकर मार रहे हैं, ये कपड़ा थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा, ये भी हिलना चाहिए, और थोड़े से ऐसा लग रहा है कि पत्थर के बने हुए, प्रॉपर शेडर इश्यूज होंगे कुछ, हम्म। तो पत्थर के लग रहे हैं, ये थोड़ा और बेटर हो सकता है यहाँ पे। मतलब बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड एट द एंड ऑफ द डे कुबर वाज कि उनको एक प्रॉपर फिल्म देखनी है। हम्म। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं थी हमारे पास कि भैया हमारे पास बजट नहीं है, या हमारे पास हम इतना ही दे सकते हैं। तो मूल बात ये निकल के आई उस टेस्ट से हमारे को, और ऐसे आगे कई हमने टेस्ट करते रहे कि लोगों को फील क्या होता है, लोगों को लोग क्या घर लेकर के जाते हैं, क्या थॉट आप उसको उनके अंदर इन्वोक कर पाते हैं। हम्म। तो ये प्रिज्म फिर मेरे को समझ में आया, जिसके बेसिस पे सारा फिर आई चेंज दैट प्रिज्म, एंड आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट इन क्रिएटिंग। और जितने भी आपके थ्रू मैं आपके आर्टिस्ट को बताना चाहूंगा कि दैट इज द, योर ऑडियंस इज द किंग, यू आर नॉट द किंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम्म। आपका ऑडियंस सर्वोपरि है। आपके ऑडियंस ने कहा बढ़िया, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आपको उसमें कितनी प्रॉब्लम दिख रही है, और आपको जितना अच्छा दिख रहा है, अगर आपके ऑडियंस ने कह दिया घटिया तो घटिया, तो दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, आप एक और चीज़ बताइए कि कभी कभी क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट भी अच्छा बनाया है और मेजोरिटी ऑफ लोग तारीफ ही कर रहे हैं, हम्म। एक दो लोग आके आपकी बुराई करते हैं तो आपका ध्यान सबसे ज़्यादा वहाँ जाता है, किसने नहीं बुराई नहीं क्यों नहीं, करी? वो अपने आप को हमको संभालने की अपेक्षा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। वो हमेशा होगा। आप 100% लोगों को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। हम्म। वो भगवान भी नहीं कर पाते यार। मतलब वो भगवान है, लेकिन लोगों का अहंकार ऐसा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। लोगों की टेस्ट ऐसा है, या लोगों का माइंड ऐसा है, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबॉडी इन 100% वेज। हम्म। सो आपको देखना कि आपने 80% लोगों को क्या फीडबैक आता है, 10% लोगों का फीडबैक रियल आएगा जो बाकी के, और बाकी 10% कुछ ऐसे मतलब उल्टे सीधे कमेंट्स भी आएंगे। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वो तो उसमें से आपको स्पंज क्या करना है, वो बहुत मैटर करता है। क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो कंस्ट्रक्टिव है या खामा का है या डिस्ट्रक्टिव है, ये आपको समझना, ये विवेक बुद्धि चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो होता है जो आपको अगर कोई कमी बताइए तो उसका सॉल्यूशन भी वो देता है, और जो नॉर्मल फीडबैक्स होते हैं वो बता दें ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा पता नहीं, अच्छा नहीं लगा बस। हम्म।
देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस जैसे आप मेरे को एग्जांपल दे रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हर कोई नहीं दे पाता है, हाँ, ये उसके नहीं लिए आपको समझ उस आता। नीश में कोई आपको महारत होनी चाहिए। हाँ, आपको उसके लिए एक इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वेशन चाहिए बेसिकली। हुँ, जैसे कोई स्टोरी लाइन के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे, तो उसके लिए उसका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग चाहिए कि देखो ये इसलिए यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, या ये ऐसे बेटर हो सकता था, ये बेटर इसके लिए होना चाहिए, दिस इज द रीजन, ये होता तो शायद और लोगों को और अच्छा लगता। हुँ, दीज गिव यू फूड फॉर थॉट। लेकिन कोई लेट्स से 15 साल का बच्चा, वो कह रहा है यार नहीं अच्छा लगा, नहीं मजा आया, उसका फीडबैक मायने रखता है, और थोड़ा सा प्रोबिंग करना पड़ता है, यार क्या अच्छा नहीं लगा, यार मेरे को लगता है ये बड़ी थोड़ी बोरिंग थी बीच बीच में, तो बस दैट इज इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड। समझ क्योंकि रहे हो हम ही उसको? बना रहे हैं, तो हमें पता है कि उसमें क्या चीज़ कमी हो सकती है, बस उससे करेक्ट, पॉइंट आउट करेक्ट। हो जाता है कि ठीक है, इस पे ध्यान हाँ, देते हैं। हाँ, और आप हर एक कमी पूरी भी नहीं कर सकते हो, यू हैव टू हाँ, अंडरस्टैंड। कुछ कुछ कमियां जो लोगों को लग रही है, हो सकता है किसी को फिलोसफी बोरिंग लग रही है फिल्म की। वो तो एक और पर्सनल ओपिनियन हो गया। हाँ, पर वो पर्सनल ओपिनियन है। जैसे प्रहलाद महाराज गुरुकुल में बच्चों को कुछ बात समझा रहे हैं, या ज्ञान की बात कर रहे हैं, या भाव की या भक्ति की बात कर रहे हैं, हो सकता है लोगों को ना, कुछ लोगों को रेजोनेट ना करे, हुँ। दैट्स ओके। सो वैसे लाइक अगर कोई आर्टिस्ट अभी सोचे कि चलो ठीक है, मैं 15 मिनट का पहले खुद से कुछ एक टेस्ट प्रोजेक्ट बनाता हूँ, और उसने भी आर्टिस्ट वगैरह हायर कर लिया 1 साल के लिए, तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा? वो डिपेंड करता है क्या बना रहा है, किस स्केल का बना मतलब रहा यही सीजीआई एनिमेशन में कुछ बना रहा है, डिफरेंट स्टोरी। है। सीजीआई में बना रहा है डिफरेंट स्टोरी, क्वालिटी अगर सेम सेम ही क्वालिटी। महावतार नरसिम्हा हुँ, महावतार नरसिम्हा रखना चाहेगा, तो और सीधा इसी लेवल पे बनाना चाहेगा, तो काफी खर्चा हो जाएगा, फिर करोड़ों में जाएगा। 15 मिनट का वीडियो। हाँ, करोड़ों में तो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ विजुअल नहीं बना रहे हो, आपको ऑडियो भी बनाना है, हुँ, आपको 3D स्टेरियोस्कोपिक भी बनाना है, आपको 5 भाषाएं भी करनी है ना? आपको उसमें हो सकता है गाना भी डालना है। मतलब ओके। आपको आपका स्केल वही है, और आपका अच्छा, अगर पर्पस क्या है? आपका जो आपने जो टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया था उसी लेवल तक का देखें तो? नहीं, नहीं, ये उसका 10% भी नहीं था, जो आप फाइनल फिल्म देख रहे हो। ओके। वो उसका 10% भी नहीं था। मतलब अगर मैं 15 मिनट वो पकड़ूं, फिर आपका क्वेश्चन सही है। फिर वो इट इट कैन इवन हैपन इन आज की डेट में। फ्रीलांस आप आर्टिस्ट रख सकते हैं, या फिर एआई का थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं एथिकली, अगर आपको यूज प्रॉपर्ली वर्क फ्लो में करना, नॉट आउटपुट वाइज नहीं कह रहा हूं मैं, बट एथिकली अपने वर्क फ्लोज में आपको जहां पर पता है यूज करते हैं, ये करके आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो जो काम हमको 1 साल में लगा, वो आप 4 महीने में कर सकते हो, 5 महीने में कर सकते हो, विद इवन लेसर आर्टिस्ट, मे बी 5-6 आर्टिस्ट जो फुल टाइम बैठ करके ये करें। तो लेकिन ये दीज हैव टू बी हाई ग्रेड एस्थेटिक आर्टिस्ट। मतलब आप लगा लीजिए ये 20 लाख में हो सकता है काम। ओके, मतलब अच्छा, ये भी एक सवाल था कि ये तो आपका बस एक टेस्ट प्रोजेक्ट था। फिर बात आती है कि आपको फंडिंग वगैरह भी चाहिए होगी, क्योंकि आपका स्केल बड़ा है, आपको बहुत कुछ बनाना है। तो आपकी इनिशियल फंडिंग्स कहाँ से आई थी? या आपने तो कोई पिच डेक वगैरह बनाई थी? कोई एक नहीं, नहीं, नहीं। छोटा प्रोजेक्ट था कि वो प्रोड्यूसर वगैरह ने? पिच डेक था। हम पैरेलली हमेशा फंडर्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे जा रही है फिल्म। हुँ, तो लेकिन हमारे खुद की, शिल्पा मेरी पुराने बिजनेसेस जो हमने बनाए हैं, उसमें से हमारे पास सेविंग्स थी, लेकिन वो सेविंग्स बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। देन फिर मेरे फादर, उनकी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है। मेरे फादर इन लॉ सुभाष धवन जी, उन उन लोगों ने फिर बहुत सपोर्ट करा, एंड उनकी फंडिंग के साथ मिलकर के बेसिकली हम इसको फंड करते गए, और फंड करते गए और वो देखो किस्मत वाली बात है, और ऊपर वाले का बेसिकली ये कृपा है, जैसे मैं कहूँगा कि उनको समझ में आया कि हमको करना चाहिए। वो मना भी कर सकते थे, हुँ, हुँ। चीजें खराब भी हो सकती थी, बट इट जस्ट सो हैपेंड कि वो फंड करते गए। हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा ही दिया था, फिर हमने अपना घर भी एक पॉइंट पे गिरवी रख दिया टू गेट मोर फंडिंग। एंड फिर एंड में जाकर के जब हम हमारा हमारा सेकंड हाफ हमने फिल्म का पहले बनाया था। ओके। नॉट द सेकंड हाफ, एक्चुअली इंपॉर्टेंट सीन्स हमने पहले बनाए थे, हुँ। इसलिए आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सीन्स जो फिल्म के, वो काफी पॉलिश्ड आपको हाँ, फील। वो काफ़ी पॉलिश्ड है। राइट, क्योंकि मेरे को पता था कि फाइनल फंडिंग और फाइनल जो भी हमको जो चाहिए होगा वो, क्योंकि इस कहानी में सबको ये 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर सबको पता है, तो हुँ, वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे हम। हुँ, अब बाकी की फिल्म इज बेसिकली वो कनेक्टिंग फिल्म है, हुँ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पहले बना लेना चाहिए। तो
फिर वो बनाने के बाद हमको बेसिकली फंडिंग, एक हमारे अपार ग्रुप है वहाँ पे, केशव देसाई जी और हमारे ऑन बोर्ड हुए, उन लोगों ने फिर हमारी लास्ट माइल फंडिंग करी। तो जो लास्ट में उन्होंने फंडिंग करी थी वो कितना परसेंटेज थी, मतलब आप अपनी तरह से जोड़ जोड़ के कितना परसेंट कर लिया था, फिर लास्ट की फंडिंग आपको कितनी परसेंट मिली थी? बेसिकली दे हैड ए अराउंड 20% की फंडिंग लास्ट में उन्होंने करी। ओके। और उसके बाद देखिए, फिल्म बनाना, ये सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपसे। इसके बाद इतना ही खर्चा फिर आपका मार्केटिंग और ये उसमें आगे जाता है। ये मेरे को बहुत अच्छे से पहले, जब मैंने पता 2 साल पहले मैंने अपनी ऑडियंस को बता दिया था कि मैं अपना खुद का फिल्म प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैंने कोशिश की, पहले मुझे 2 साल पहले नहीं पता था कि कितनी एक्सपेंसिव होती है। मैं जब उतरा फील्ड में, छोटी सी छोटी चीज़ को करने के लिए हज़ारों रुपए लाखों रुपए लग रहे थे। या आपको एक लोगो से लेकर के एक साउंड बाइट से लेकर के हर चीज का खर्चा है उसमें। आपने जितना पैसा एक प्रोडक्शन फिल्म बनाने में लगाया है, आप लगभग लगा लीजिए कि उसका 80% या उतना ही आपका फिर उसमें भी जाएगा आगे जाकर के फिल्म रिलीज में। फिल्म की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में। डिस्ट्रीब्यूशन, वीपीएफ और केडीएम्स और डीसीपीज और बहुत सारी चीजें हैं। वो तो वो टेक्निकल हो गया, उसके बाद उसका पीआर, मार्केटिंग, प्रमोशन, मतलब अजब ही दुनिया है। बहुत 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 ही एक्सपेंसिव, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। सो आप वैसे किसी को सजेस्ट करना चाहोगे जो वीडियो देख रहा है मेरी ऑडियंस पे, जो नॉर्मल सा बंदा है, वो जी, इस चीज़ को परस्यू करे जब उसे पता है इतना पैसा लगेगा, बहुत ही पैसा लगेगा? अभी आप थोड़ा एम्फेस करके लोगों को बता दो कि एक्चुअल में बहुत पैसा पैसा लगेगा। पैसा लगेगा, लेकिन पैसा लगाने वाला भी मिलेगा। आप समझिए ना, हम्म। पैसा लगेगा तो वो तो लगना ही है। उससे थोड़ा घबराना है कि पैसा नहीं लगेगा। लेकिन पैसे लगाएगा कौन और क्यों, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये चीज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक्चुअली खुद से ये सब ट्राई कर रखा है। मैंने जैसे जितने भी प्रोड्यूसर इन्वेस्टर से बात की, उनका ये रहता है कि क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है तो उन्हें रिस्क ज़्यादा लग रहा है। तो उनका ये रहता है कि पहले आप खुद से कुछ बना दो, उसके बाद हम रेवेन्यू शेयर कर लेंगे। वो तो वो सेफ मतलब प्ले। हाँ, वो तो सेफ, दैट इज नॉट अ प्रोड्यूसर हु कैन फंड विद यू। प्रोड्यूसर वो है जो आपके साथ भागेगा, जो हम्म। आपके विजन पे विश्वास रखेगा, या अगर आप पे कैसा भागेगा नहीं, आपके विजन को फंड करे। तो आपको तो पहले ये समझना होगा कि आपका विजन जो है, और प्रोड्यूसर को सेफ गार्ड क्या करेगा, आपको बड़ी वेरी सिंपल, कि आपका जो विजन है वो कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा। हम्म। अगर उसको दिखता है कि इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, आप समझिए कि आपको एक दुकान डालनी हम्म। है और आप कहते हैं यार मैं अब सबसे पहले सोया चाप, मैं सोया चाप बेचूंगा सर। ओके, वो पहली बार आ रहा है मार्केट में, कहते हैं हमको तो पता ही नहीं भैया सोया चाप क्या होता है। हम्म। पहले आप खुद डाल के कुछ बेच कर देखो, हम दिखाएंगे। एक ऐसा इस तरह का एक इन्वेस्टर आएगा, अच्छा ये मतलब जो नॉन वेज छोड़ करके वेजिटेरियन बन गए, उनके लिए भी है और टेस्टी भी है और चीप भी है, दैट मीन्स इसमें कुछ पोटेंशियल है। हम्म। और वो देखेगा कि इसकी टारगेट ऑडियंस कितनी और कितनी बड़ी है, हम्म। फिर वो उस पे दाव खेलेगा। और वो आपको भी पता होना चाहिए पहले से। हाँ। वो अगर आप ही को नहीं पता कि, नॉट यू पर से, एज अ हम्म। आर्टिस्ट, अगर मुझे ही नहीं पता कि मेरा जो मैं जो बना रहा हूं किसको इम्पैक्ट करेगा, ये करेगा भी नहीं करेगा, तो कोई और कैसे उस पे पैसे डालेगा, हम्म। है ना। सो बेसिकली इट्स अ बेसिक बिजनेस सेंस, कि आप दुकान डालने से भी पहले सोचते हो कि मेरा ग्राहक कहां पे है, तब वहां पे मैं दुकान डालता हूं। सो जी। सेम थिंग ओवर हियर। आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका ऑडियंस कौन है, अपने आप से पूछिए, और कहां है, कौन है और कहां पे है वो ऑडियंस। सो हमको भी बहुत लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने मना करा, बहुत प्रोड्यूसर्स ने मना करा, बहुत लोग आए जिन्होंने स्कैम करने की भी कोशिश करी। हम्म। हमको ये प्रॉमिस करा लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट्स, मतलब सब कुछ लेने का प्रयास करा, बहुत चीजें होंगी। बट आपको फिर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है और ये इतने लोगों को भाएगा। और अगर कोई मेरे से लेने की कोशिश कर रहा है प्रोडक्ट, दैट मीन प्रोडक्ट में दम हाँ। है। ये सवाल मेरे को आपसे पूछना था, लाइक जब आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया था, फिर आपको जी, अच्छे खासे आ रहे होंगे कि ठीक है हम और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं, हम भी तैयार हैं, तो आपसे ना नहीं, राइट्स मांगे होंगे। तब
तब नहीं, राइट्स तो मांगते थे, लेकिन एवरीबडी इज नॉट अ रिस्क टेकर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम्म। आपको आपको 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक फाइनल ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके साथ शायद शायद भागेगा, वरना फिर अनदर 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी। इट्स अ 1 to 100 का रेशो है इसमें। हम्म। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 100 लोगों से जितनी जल्दी बात करोगे तब जाके वहां पे पहुंच जाओगे। वो ये तो आपको 99 बार रिजेक्ट होना पड़ेगा, तो उसका भी दम होना वो चाहिए। रिजेक्शन नहीं है, वो स्टेयर केस है, वो आगे बढ़ रहे हो। आप वो ओके। एक फाइनल वाले को ढूंढ रहे हो। यही सुनना था मेरे को, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से सिर्फ रिजेक्ट ही हो रहा। नहीं नहीं, कोई नहीं, बट आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि आप जो बना रहे हो हम्म। और वो किसके लिए है, और वो जिसके लिए बना रहे हो उसको कैसे और कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगी वो चीज। हम्म। ये सारे ये फैक्टर्स अगर आपके सही हैं, these are basic common these are basic factors, then somebody will definitely sooner or later, जो आपके विजन को समझता है या उसे उसे इमोशनली अटैच्ड है, तो हम्म। वो आपके साथ ऑब्वियसली कभी ना कभी भगवान ऊपर वाला तो भेजता ही। उसी का इंतजार है। हाँ हाँ। मतलब कि जो नरसिम्हा प्रोजेक्ट है पूरा, ये ब्लेंडर में बनाया और हुडिनी और माया से एनिमेशन, इन 3 सॉफ्टवेयर के अराउंड में बनाए। तो मेरा मेजर आपसे क्वेश्चन था कि आपने अनरियल इंजन क्यों नहीं ट्राई किया था, क्योंकि ये 2020 के टाइम पे ही बूम हुआ था। यार, जब बूम हुआ था तब मुझे उसका आउटपुट इतना समझ नहीं आया था वेरी ऑनेस्टली। आज बहुत अच्छा है अनरियल इंजन का आउटपुट। उसका आउटपुट ना थोड़ा सा गेमी ज्यादा मुझे उस टाइम पे फील हुआ था। ये चीज़ मैं अपने ऑडियंस को बताता हूँ कि मैं अनरियल इंजन मैं खुद भी इसलिए स्विच नहीं करता, बिकॉज वो जो आपको रेंडर दिखा रहे हैं ना फोटो रियलिज्म वाले, वो पहली बात तो सिर्फ इसी से निकले हुए नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के उस फ्रेम को बढ़िया किया हाँ, हुआ है। ये जो सॉफ्टवेयर है गेम बनाने के लिए ही बनाया गया है, तो इसका ना यूज़र इंटरफेस भी बिल्कुल वैसा नहीं कि आप कुछ फिल्म वगैरह बना पाओ। करेक्ट। तो उस टाइम पे उसका, और जो जो आपका जो रेंडर इंजन है अपना अनरियल का, हम्म। उस टाइम पे इतना फोटोरियलिस्टिक के आसपास था, लेकिन इतना भी नहीं था। हम्म। एंड और उसको रे ट्रेस्ड इंजन नहीं था बेसिकली उस टाइम पे। हम्म। अब वो, तब वो बाद में फिर लूमेन और ये सारी चीजें आई हैं। जब अब तो अनरियल 5.6 आ गया शायद, तो ये अनरियल इंजन 4 के आसपास में शायद आना शुरू हुआ था, जहां तक फैन और उस टाइम मेमोरी। आप अपनी पाइपलाइन बना लिए थे, तो आप चेंज और नहीं तब मैं करना चाहते ऑलरेडी, थे। हाँ, तब मेरे सारे कैरेक्टर पाइपलाइन, लाइटिंग टेस्ट, लाइटिंग हम्म। टू कंपोजिटिंग वर्कफ्लोज मेरा ऑलरेडी बन चुका था, सो आई कुडंट हैव शिफ्टेड। यही चीज़ मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ कि मैं खुद वो पाइपलाइन बना चुका हूँ। अब मैं अनरियल इंजन में जाना मतलब इसको बर्बाद कर देना। हाँ हाँ, और उसका बहुत टाइम लगता है हाँ, इसमें पाइपलाइन। टाइम लगता है, वो पाइपलाइन बनाने में टाइम लगता है। हाँ, बहुत सारे आपके जो शॉर्ट डिजाइनिंग से लेकर के आपकी जितनी भी क्रिएशन है, बहुत इम्पैक्ट कर जाती है इस पाइपलाइन से हाँ बाहर। हाँ हाँ। हालांकि अनरियल का अब एडवांटेज बहुत है, मैं मानता हूँ, बट लेट्स सी। तो मतलब क्या हमारे परशुराम जी के ऊपर अनरियल इंजन में कुछ देखने को मिलेगा? आई डोंट नो, कांट से। अभी मैं एक्चुअली पूरी पाइपलाइन रीडिजाइन कर रहा हूँ इस समय, ओके ओके। एंड पूरी बिल्कुल बिल्कुल पूरा नया वर्कफ्लो, पूरी नई पाइपलाइन। तो मैं देखो, सबको कहता हूँ किसी सॉफ्टवेयर से शादी मत करो यार। हाँ। जैसे जैसे बहुत सारे मेरे को बचपन के टाइम याद है यार, तू माया क्यों नहीं यूज करता, तू मैक्स में है, या मैक क्यों नहीं यूज करता, तू माया में है, या तू जीब्रश यूज कर। आप समय के साथ इवॉल्व होते रहो। हाँ, ये टूल्स है यार, मतलब आज पहले जीब्रश पिक्सोलॉजिक के साथ था, मैक्सऑन के साथ था, अब कल किसी और के साथ हो जाएगा। तो मैटर ये नहीं करता कि बेसिकली आप कौन से सॉफ्टवेयर में करते हो। मैंने लाइट वेव, सिनेमा 4D और सॉफ्ट इमेज तक के ऐसे आर्टिस्ट देखे हुए हैं जिनका काम बहुत फैंटास्टिक था और है। आज भी आप किसी लोगों के काम उठाकर देखिए, आप इतना हाईली रियलिस्टिक और इतना फोटो सिनेमैटोग्राफिक काम देखेंगे, आप फोटो रियलिस्टिक काम देखेंगे कि आप पता ही नहीं पाएंगे कि रियल है कि नहीं। हम्म। और इट्स नॉट द सॉफ्टवेयर, इट्स द आर्टिस्ट बिहाइंड द आर्टिस्ट, यस। सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है। तो इसलिए आज ठीक है, ब्लेंडर मेरे को बहुत पसंद है, और देखें, बट आई कैन नॉट कमिट कि ब्लेंडर में होगा या अनरियल में होगा, क्योंकि अनरियल की अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ, हाँ, वो इश्यूज, यस। वो बहुत सारी सारी चीजें उसमें आसान कर देता है, लेकिन उसको नेटिवली उसके अंदर एनिमेशन रिगिंग हालांकि अब इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट उतना कितना आर्टिस्ट फ्रेंडली है नहीं, वी डोंट नो अबाउट इट। हाँ, वही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि जो उस पर काम कर रहा है वो कंफर्टेबल है कि नहीं। हाँ हाँ, उसके आप समझिए ना, आपको मतलब पूरा कैरेक्टर आर्टिस्ट्रिक
आर्टिस्ट्री लेकर के आनी है, हम्म सिमुलेशन लेकर के आने हैं, हम्म और बहुत भी सॉफ्टवेयर्स हैं अभी। आपके पायरो के सॉफ्टवेयर आ गए, वाटर के सॉफ्टवेयर आ गए। हमने तो खैर चलो ह्यूडिनी में थे, बट उसके अभी स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर भी है, एम्बरजेन है, हाँ हाँ अभी कैमरे। और हाँ बहुत सारे हैं आए हुए सॉफ्टवेयर। ओके सो हाँ एक और भी सवाल था कि आपने जो भी इसमें एनिमेशन हुई है क्या आपने मोकैप वगैरह यूज़ किया था? नहीं, हमने शुरू में बहुत ट्राई किया था उस टाइम पे, 2019 के मैंने टेस्ट में बहुत मोकैप का ट्राई करा था, बट वो बहुत पपेट वाला फील आता था, फेशियल मोकैप स्पेशली। ओके तो फिर वो मैंने सारा कैंसिल करके अपना सारा की फ्रेम एनिमेशन। क्योंकि अभी खैर एआई जैसे डेवलप हो गया उस टाइम से कंपेयर करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे रहा है। जैसे कि अनरियल इंजन का अपना अपडेट है नया मेटा ह्यूमन एनिमेटर है, उसमें फेशियल में करीबन 2000 से ज़्यादा शेप कीज़ हैं, जबकि जो पुराना वाला था उसमें से 56 थी। तो एक हाँ, बहुत वो बड़ा इम्प्रूवमेंट आया। पुराना वाला जो था वो फैक्स बेस्ड सिस्टम था बेसिकली, जो आपके हम्म 56 शेप की को ड्राइव करता है। हम्म आपके आप लाइव उसको बेसिकली लाइव लिंक कर सकते हैं उसको। हम्म बट अभी मेटा ह्यूमन की पाइपलाइन आ गई, कैरेक्टर क्रिएटर की पाइपलाइन आ गई, बहुत सारे हैं इसमें। अब बेसिकली ट्रांजिशन शेप कीज या ब्लेंड शेप्स आ गए हैं, विच आर वेरी गुड। हम्म तो ये चीजें हेल्प करती हैं, यस। बट मोशन कैप्चर सुनने में तो आसान लगता है, हाँ उसकी क्लीन वर्क बहुत प्रॉब्लम है। हाँ एग्जैक्टली वो ऐसा लगता है कि आपने बोल दिया मैंने मोक कैप किया तो लग रहा है कि ठीक है इसने क्या रिकॉर्ड कर लिया हो गया होगा, हाँ, नहीं क्लीन अप्स करने पड़ते हैं प्रॉपर। उसका हाँ बहुत बहुत पेन टेकिंग है उसका क्लीन हाँ उसका अपना ही अलग फंडा है। हाँ, तो वो वहां पे प्रॉब्लम है उसका। ये तो है, ये बिल्कुल है। ओके सो अब मेरा एक फाइनल आपसे कुछ ये पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपने दम पे अपने पैसे लगा के कुछ भी करके मैंने एक पायलट कॉन्सेप्ट बना दिया अपने जी। स्टोरी का जो मैं पिच करना चाहता हूँ, तो मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ? क्या आपको लगता है मेरे को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए उससे पहले उससे कहीं और दिखाना चाहिए? और ये अभी एक छोटा सा है, ये कोई पूरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पिच के लिए देखिए, बनाया हमने। बड़ा सिंपल है। कोई चाहे आप एनिमेशन में, चाहे फिल्म मेकिंग है, आई एम एग्नोस्टिक अबाउट, बेसिकली आपका कंटेंट है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज कंटेंट, राइट? हम्म आपके एक आप ऐसे एग्जांपल समझिए, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको इसका आंसर देता हूँ। जैसे आपने कोई किताब लिखी, हम्म ओके, अब आपने किताब लिखी, आपने कुछ लोगों को, ऑडियंस को वो पढ़ाई किताब, हम्म राइट, एंड यू आर लुकिंग फॉर पब्लिशर, हम्म राइट? अब मैटर ये करता है कि आपकी ऑडियंस आपको कितना बैक कर रही है उस हम्म पब्लिशर के लिए, राइट? वो अब वो किताब हैरी पॉटर बन जाएगी कल। जब हैरी पॉटर जैसी वो किताब बन जाएगी, इतनी इतनी उसकी डिमांड आ जाएगी एंड इट अफेक्ट्स पीपल सो मच, तो कल को वो फिल्म वाले पीछे आ जाएंगे कि भाई हमको इसकी फिल्म बनानी है, इसके राइट्स दो। तो ये चीज ऐसे होती है। सो इट इज ऑलवेज ऑडियंस फर्स्ट, मेरे हिसाब से। हम्म आपका कंटेंट यदि ऑडियंस को मूव करता है, तो आपको इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर, पब्लिशर, जो भी है, मिल ही जाएगा। आपका दुकान का सामान अगर बिकता है, तो आपको दुकान के लिए पैसा डालने वाला मिल ही जाएगा। बात सिंपल सी है। तो ओके आपको आपको अपने कंटेंट को प्रूव करना है, आपको अपने कंटेंट को अपने ऑडियंसेस के लिए प्रूव करना है। उसके लिए बहुत टेस्टिंग करिए, बार बार टेस्टिंग करिए, उसको इंप्रूव कीजिए, फीडबैक लूप्स लीजिए, और उसको तब तक बनाते रहिए जब तक वो ना बन जाए जो आपने विजुलाइज कर रखा है अपने सपने में। हम्म या जब मैं देख रहा हूं तो ऑडियंस इतना खुश हो रही है और ऑडियंस को इतना आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप वो आउटकम जो है, उस आउटकम को सोच करके आप अपना क्रिएशन को पहले क्रिएट करने में अपनी एनर्जी डालिए। साथ साथ अगर आपके साथ कोई आपका पार्टनर है मार्केटिंग फ्रंट पे, तो यू शुड आस्क देम कि उस ऑडियंस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टर ढूंढे, जो इन्वेस्टर, जो ऑडियंस उस इन्वेस्टर को मैटर करती हो। ओके फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जो बच्चों के लिए है, हम्म राइट? तो फिर आप ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढेंगे जिनका कारोबार, या जो बच्चों में उनका कोई बच्चों से डायरेक्ट डीलिंग हो। हम्म सो इट इज मच इजियर फॉर देम टू अलाइन योर प्रोडक्ट विद देयर प्रोडक्ट। सो आपके सजेशन के हिसाब से जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कुछ बनाता हूँ, मेरा तो खैर नीश है सुपर हीरो जॉनरा, साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर टाइप का, तो मैं अगर कुछ बनाऊँ
तो मेरा फर्स्ट बेस्ट स्टेप ये रहेगा कि मैं उसे यूट्यूब पे डालूँ और ऑडियंस का पर्सपेक्टिव जानूँ कि वो ऑडियंस उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं। नहीं, यूट्यूब पे नहीं डाली। ओके, फिर? नहीं, यूट्यूब पे नहीं कह रहा हूँ। यूट्यूब पे डाल दिए तो उसकी नॉवेल्टी खत्म हो गई। हाँ। उसकी नॉवेल्टी नहीं रही ना। या फिर उसका फिर दूसरा मॉडल है, उसका पूरा एक डेमोक्रेटाइज्ड मॉडल रहेगा। वो आप तब तक डालते जाएंगे जब तक उसकी फॉलोइंग ना बन जाए। हम्म। उसकी फिर आप एक पूरी कल्ट फॉलोइंग क्रिएट करेंगे एक डेमोक्रेटाइज वे से। उसको यूट्यूब में डाला, इंस्टा पे डाला, और मतलब जब तक डालते रहेंगे जब तक लोग बिल्कुल पागल ना हो जाए उसके। और फिर उसके बेसिस पे आप उसके उसकी कोई फिल्म बनाएंगे। वो पूरा एक डिफरेंट तरीका है। वो भी किया जा सकता है। जैसे कि 15-20 मिनट की मैंने एक उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं विजन दिखाना चाह रहा हूँ उसको छोटे से हिस्से में 15-20 15-20 मिनट। मिनट से लेकिन होगा नहीं। वो आपको बनाते रहना पड़ेगा। अगर मैं डेमोक्रेटाइज वे से आपको बता रहा हूँ, लेट्स से इंस्टा, यूट्यूब से कह रहा हूँ, हम्म। क्योंकि लोगों को परस्पर चाहिए वो। ओके। जिज्ञासा है ना। वरना उसका ऑडियंस कैसे बिल्ड होगा? आपने हम्म। दिस इज बेसिकली माइक्रो कंटेंट, राइट? आपने माइक्रो कंटेंट डालते गए। एक सेकंड होल्ड करना। ओके ओके, आपका कहने लास्ट का 5 मिनट। हाँ, ओके ओके। लास्ट। श्योर श्योर श्योर। अभी ख़त्म कर देंगे। तो जैसे कि मैंने कुछ बना दिया और आप चाह रहे हो कि ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते रहें ताकि उसकी एक ऑडियंस बिल्ड हो जाए। हाँ, तो करेक्ट। उसके बाद आप फिर हम प्रोड्यूसर्स को क्या पिच करें कि देखो इसकी एक ऑडियंस है, ये कंटेंट करेक्ट है। और करेक्ट ऑडियंस फिर प्रोड्यूसर सेफ गार्ड हो गया ना। वो प्रोड्यूसर को कौन सा एक नंबर चाहिए होता है कि इतनी ऑडियंस पे वो मान जाएगा? कौन सा नंबर चाहिए होता है यार, वो डिपेंड करता है आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट पिच कर रहे हो प्रोड्यूसर पे। ओके। प्रोड्यूसर का रिटर्न आना चाहिए उसके पैसे का, और ऑब्वियसली ही लुक्स एट प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो वो देखेगा कि लेट्स से अगर उसने 5 करोड़ लगाया, 10 करोड़ लगाया, तो उसको देखना चाहिए कि उसका एक तो 10 करोड़ रुपया सिक्योर हो, प्लस वो ऊपर प्रॉफिट बनाए, 20% प्रॉफिट बनाए और समथिंग लाइक दैट। वट एवर द नंबर इज। ऐसा कोई सीलिंग नहीं है उसका, बट उस एटलीस्ट उसका पैसा सबसे पहले रिकवर हो। तो चलो मैं एस्टिमेट ही कर लेता हूँ, अगर 10 करोड़ का वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको कितनी ऑडियंस चाहिए ताकि उसको लगे कि हाँ ठीक बना सकते हैं। आप बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि अगर आप एक फिल्म को थिएटर पे लेकर के जा रहे हैं या ओटीटी पे लेकर जाएंगे तो इट्स अ डिफरेंट गेम। अगर थिएटर पे लेकर के जा रहे हैं तो एक फिल्म की टिकट तकरीबन 200 रुपए की है। हम्म। ठीक है। तो 200 रुपए की ऑडियंस है और एक टिकट लेती है। 2 लाख तो हो गया आप, ऑलमोस्ट। हाँ जी, हाँ, तो 200 रुपए अगर ऑडियंस खर्च कर रही है तो आपको 5 लाख ऑडियंस थिएटर में चाहिए। हम्म। 5 लाख ऑडियंस जब थिएटर में जाएगी और 200 रुपए खर्च करेगी तो मेरे ख्याल आपके 10 करोड़ रुपए बनेगा। और ये जो 10 करोड़ बनेगा, इसका जो थिएटर का शेयर है उसमें कटेगा, बहुत कुछ होगा, तो आपको 10 करोड़ नहीं बनाना, आपको 20-30 करोड़ रुपए बनाना है। तो ऑलमोस्ट 10-20 लाख ऑडियंस चाहिए। हाँ, हाँ, आपको। और उस तो फिर दैट मीन्स व्हाट, आपको एट द एंड ऑफ द डे सवाल क्या आ गया कि आपको ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस चाहिए। करेक्ट। तो आपकी ऑडियंस कहां से आएगी? सोशल मीडिया से आएगी। आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट से आएगी। और ओके। आपको आपका कंटेंट कितने लोगों को टच करता है, मूव करता है या इम्पैक्ट करता है। बी इट सुपर हीरो। आप एक सुपर हीरो तो इज अ मीडियम। हम्म। वो सुपर हीरो किस टॉपिक का सुपर हीरो है, किसको मूव कर रहा है या किस चीज को मतलब चेंज कर रहा है, वो मैटर करता है। ये मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन कि आप फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? वो भी एक जरिया है, एक बोनाफाइड जरिया। अगर आपकी फिल्म अच्छी है, फिल्म फेस्टिवल्स में सेलेक्ट होती है, सम्मानित की जाती है, पुरस्कारित की जाती है, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो इसमें इस पे भी दाव खेलते हैं। ओके। बट वो मेरे हिसाब से वो स्केल ऑफ फिल्म का भी बहुत निर्भर करता है। जैसे महाअवतार नरसिम्हा को मैं फिल्म फेस्टिवल पे मैं बहुत ज्यादा जिज्ञासा नहीं था, उत्सुक नहीं था फेस्टिवल के थ्रू, बिकॉज मुझे पता था कि ये एक मास सिनेमा फिल्म है। हम्म। लेकिन मान लीजिए अगर ये छोटे बजट की फिल्म होती, 5 करोड़ की फिल्म होती, 5-10 करोड़ के आसपास की फिल्म होती, और तो एक उसको एक ऑडियंस, उसका इंटरनेशनल नीश ऑडियंस होता, जो फिल्म क्या बोलते हैं, क्रिटिक ऑडियंस है या इस तरह का ऑडियंस है जो इस जरिए से फिल्म लेंस देखता है, तो फिर उसका जरिया फिर वो होता। मेरी फिल्म महावतार नरसिम्हा इज अ मास फिल्म बेसिकली। अच्छा, वैसे आपने उसको इंग्लिश में डब करने का प्लान किया है? क्योंकि अब नेटफ्लिक्स पे है और मैं चाहूँगा कि ग्लोबल
पूरी दुनिया देखे। यह मैंने सोचा है, और एक्चुअली और भी भाषाओं में सोचा है, नॉट जस्ट इंग्लिश। बस एक इशू है कि वो भाव आना चाहिए। हम्म। यू अंडरस्टैंड, वो मदर वर्सेस माँ, वो भाव का बहुत फर्क है। हाँ। तो मैं बस सोच रहा हूँ कि उसको किया कैसे जाए, ट्राइंग टू टैकल इट। ओके ओके ओके। सही है, काफ़ी अच्छा। ओके तो ठीक है, हमारा पॉडकास्ट का मेरे को आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक होप मिली है दैट ओके हम भी लगे रहें तो कर लेंगे। यस यस, बिल्कुल। और एक लास्ट में एडवाइस आपके माध्यम से आपको भी सबको देना चाहूंगा, आप सब यंग क्रिएटर्स हो, अपने ऑडियंस के लिए और अपने कंटेंट के अलावा भी किसी चीज को मत सोचो। आपका अगर कंटेंट अच्छा है और आपकी ऑडियंस आपको लव करती है, आपके कंटेंट को लव करती है, तो इट इज एवरीथिंग एल्स विल हैपन। आप इम्पैक्ट सोच करके मत बनाओ, आप निडर होकर के प्रेम से अपने कंटेंट और अपनी ऑडियंस के लिए बनाओ। बाकी सब कुछ अपने आप जनरेट होता है, मैं ये कहूंगा। मतलब मैं जो भी बनाना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस को दिखाता रहूँ, प्रोड्यूसर अपने आप आ जाएगा। यस, ऑफ कोर्स 100%। बिल्कुल ज़रूर। जी। ओके अश्विन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ख़त्म करते हैं Thank you. अपने पॉडकास्ट को, और Thank आई you. एम रियली होपिंग कि ये लोगों को ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इंसाइटफुल लगेगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कुछ ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ें, ताकि मेरी ऑडियंस जिनके पास नहीं है इतना बजट, उनके लिए भी कोई मैं पाथ क्रिएट कर दूँ, ताकि एक दिन बिल्कुल। वो भी मेरे से इंस्पायर्ड हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू मस्ट, वन मस्ट एक्चुअली। महाअवतार नरसिम्हा फिल्म से काफी लोगों को प्रोत्साहन मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है। और मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, भगवान की कृपा है, श्रीमती राधा रानी की, ठाकुर जी की, नरसिम्हा भगवान की कृपा है कि हम ये पहाड़ तोड़ रहे हैं। ब्लेसिंग प्रहलाद महाराज की, हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, हम एक रास्ता बना रहे हैं, उसमें से जाना आप लोगों ने है आगे चला, है ना? तो दैट इज हाउ इट इज। तो मेरा एक लास्ट थैंक्स आप भी के लिए है कि आपने एक अच्छा खासा रास्ता खोला है, जिस इंडस्ट्री को ज़्यादा लोग नहीं भाव देते थे, अब देखना चाहते हैं वो। जी। ऑल That's थैंक्स very- टू यू। नहीं, आई एम जस्ट वेरी ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड बाय द डिवाइन एंड आप लोगों के प्रेम से। थैंक यू सो मच। ओके ओके जी। ओके गोवर, थैंक यू, बाय। ओके बाय।